एचओयू में भी धोखा हुआ भरोसा करके, चन्नत धरने में भी धोखा करके भरोसा। आंदोलन का सरकार पे जब दबाव पड़ता है और लगता है कि राहुल गांधी आ सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी गड़बड़ करती है अपने नुमाइंदे को बेच के। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अरियोम कौशिक, कुछ बाहर के स्वयं किसान नेता जो अकेले आते हैं धरने पे और बड़ी बड़ी बातें मार के चले जाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र भी उनके साथ थे जिन्होंने इस धरने को बेचने का काम किया। 23 जून को फिर एक फैसला होता है कमेटी में से, जो छात्रों की कमेटी से, उस कमेटी में से कुछ बच्चों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उन बच्चों ने धोखे को बाप लिया था। चन्नत में भी हुआ कि वही किसान स्वयं नेता उनको लेके आते हैं, संघ के व्यक्ति को टी लग जाती है और अगले दिन टी उखाड़ दी जाती है। सेम वही चीजें दोनों जगह हो रही, सेम बिल्कुल। जो आंदोलनों में आते हैं उनको जरूर ऐसे चेहरों को पहचानना चाहिए, और आप उन चेहरों को पहचान गए तो आपके आंदोलन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो इस आंदोलन को बेचने का काम करते हैं, आंदोलन को फेल करने का काम करते हैं, वो सरकार के आदमी होते हैं। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान रोहित दलाल, जो एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रधान हैं और लंबे टाइम से छात्र आंदोलन में लगे रहते हैं। पूरे देश के अंदर एक आंदोलन ने छाप छोड़ी थी, वो आंदोलन था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों का, और उस आंदोलन में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग इलाके से, दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के छात्र आए थे, अपना समर्थन दिया था। लेकिन उस आंदोलन का क्या रिजल्ट निकला, उस पर हम बात करने के लिए, और दूसरा अभी एक पानी को लेकर चन्नत में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का क्या रिजल्ट निकलेगा, इन मुद्दों पर बात करने के लिए तो रोहित दलाल हमारे साथ है। सर, स्वागत आपका। कैसे देखते हैं सर इन चीज़ों को कि मतलब एक छात्र आंदोलन एचयू में खड़ा हुआ और उसके बाद अभी चन्नत में भी है, तो पहले एक बार इस पे बात कर लेते हैं जो एचयू में मामला था। सबसे पहले तो उदय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और आपके सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। एचयू का आंदोलन लगभग आज 1 साल हो चुका है एचयू के आंदोलन को हुए, और आज भी वो छात्र अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको एचयू का आंदोलन शुरू कैसे हुआ था। 1 साल पहले तो ये आंदोलन, जिस दिन 10 जून को तो बच्चों के सिर फोड़े थे, उससे ठीक 2 महीने पहले से एचयू के छात्र वीसी से जो उनकी स्कॉलरशिप थी, उस स्कॉलरशिप में ना कुछ बदलाव कर दिया गया था। वो स्कॉलरशिप में बदलाव अमाउंट का बदलाव नहीं था, बल्कि कुछ छात्रों में मतलब कटौती कर दी गई थी कि अब थोड़े छात्रों को वो स्कॉलरशिप मिलेगी। और एक एलडीवी का एग्रीमेंट है सरकार का और यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी कुछ सीटें कम कर दी गई थी। उसकी मांग के लिए 2 महीने से लगातार छात्र बार बार वीसी साहब से मिलने का समय मांग रहे थे। भाई हमारी जो स्कॉलरशिप पहले मिलती आ रही है उस स्कॉलरशिप को एज इट इज आगे भी रखा जाए। वीसी साहब ने कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया। उसके बाद 10 जून 2025 को यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र इकट्ठा होकर वीसी ऑफिस पहुंचते हैं। वीसी साहब उस टाइम वहां पे नहीं थे, तो वहां वीसी के ऑफिस में एक तो ओएसडी अतुल ढिंगड़ा और सेक्रेटरी टू वीसी एसवीसी कपिल अरोड़ा वहां मिलते हैं। उनमें से कर्मचारी उन छात्रों को कहता है, अगर आपका पढ़ने का ब्योत नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ाई छोड़ दो, मतलब स्कॉलरशिप की ज्यादा इंतजार में मत रहो। हाँ, ज्यादा इंतजार मत रहो, अगर आपका ब्योत नहीं है तो आप पढ़ाई छोड़ दो। सबसे पहली बात तो मेरे को नहीं लगता कि ये यूनिवर्सिटी, जिन्होंने ऐसा बोला कि उसके घर की यूनिवर्सिटी है, सरकार की यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो लगभग 90% किसानों के बच्चे हैं, और वो आगे चल के किसानों के लिए काम करेंगे। तो खेतीबाड़ी की यूनिवर्सिटी है, खेतीबाड़ी की नाम ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा बोलने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं, और नतीजा ये होता है जब शाम को छात्र इकट्ठा हो गए वीसी के घर के सामने, मतलब ये मारपीट वाला की घटना दिन में भी होती है, दिन में, फिर उसके बाद में शाम को बच्चे इकट्ठे होके वीसी के घर के बाहर जाते हैं। वहां वीसी से मिलने का समय मांगते हैं, उनको बोला जाता है सुबह मिलेंगे, ये होगा वो होगा। उस बीच फिर 2 छात्रों के रात को सिर फोड़ दिए जाते हैं। एक चक्षु नाम का लड़का है और एक दीपांशु, जो दीपांशु अभी भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहा है। चोट लगने के बाद वो छात्र सब अपने इंतजाम करके सिविल अस्पताल तक पहुंचते हैं, क्योंकि चोट ज्यादा ही हुई थी। अब आप ये देखिए ना, मतलब सरकार का वीसी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। अपने लेवल पे अपने नियम बना के आप स्कॉलरशिप में चेंज कर रहे हैं, सीटों में बदलाव कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार का तो वीसी पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इस यूनिवर्सिटी का तो बजट भी बहुत करोड़ों में, बहुत ज्यादा करोड़ों में है। तो ये भी एक तानाशाही है वीसी की। और दूसरा छात्र जब अपने हक की बात
तो सर फोड़ दिए। अमाउंट में बदलाव थोड़ी चाह रहे थे वो तो ये कह रहे थे जो पहले मिल रहा है ना वही दे दिया जाए। वो कुछ ये तो नहीं कह रहे थे कि अब हमें 10,000 मिलते अब हमें 15,000 कर दीजिए भाई। उससे तो हम सोचते कि हाँ यूनिवर्सिटी के हो सकता है यूनिवर्सिटी के बजट पे कोई फर्क पड़ता है इससे। उसके बाद आप ये देखिए वीसी मतलब वीसी की पावर कितनी है। वो सरकारी अस्पताल में जब बच्चों को वहां एडमिट किया जाता है तो वहां पर भी उन बच्चों को लगभग 13 से 14 टाके सिर में आते हैं। वो फोटो आपके पास भी हर जगह सोशल मीडिया पर फोटो चला है, लोगों ने देखा। उस टाके की चोट को मामूली चोट दिखाया जाता है जो एमएलआर की रिपोर्ट आती है। मतलब डॉक्टर को भी उसने प्रभावित कर दिया। कैसे डॉक्टर ने प्रभावित कर दिया, कैसे भी किया हो। मतलब ठीक है वीसी ने या प्रशासन ने मतलब डॉक्टर को भी इतना प्रभावित कर दिया कि 14 जो टाके थे उसकी जगह उसने मामूली चोट लिख के दे दिया। उसके बाद उन बच्चों को अगरवा शिफ्ट किया जाता है। अगरवा शिफ्ट करने के बाद उन बच्चों को वहां एडमिट भी नहीं किया जाता। उसके बाद मैं और मेरे समस्त साथी वहां अगरवा मेडिकल अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर के साथ लड़ झगड़ के उन बच्चों को वहां एडमिट करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था ये बेड पड़े यहाँ पे आप आराम से लेट जाओ, जबकि उन बच्चों को बहुत ज्यादा चोट थी, वहां पे और भी बेहोश हो सकते थे। वहां लड़ झगड़ के डॉक्टरों के साथ हमने रिपोर्ट को एक्चुअल रिपोर्ट बनवाया और वहां पे उनको एडमिट करवाया। तो रोहित उसके बाद फिर एक आंदोलन चलता है और अब तक ये छात्र आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद फिर सामाजिक संगठन, किसान संगठन उसमें शामिल हो जाते हैं। तो मैं वहां से जानना चाहता हूँ कि जब लोग शामिल हो जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं, प्रशासन पे दबाव पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, गड़बड़ कहाँ होगी? उसके बाद बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तमाम छात्र 11 जून को सुबह इकट्ठा होकर के एचएयू के 4 नंबर गेट पे धरना चलाने का काम करते हैं। और उस धरने में वो छात्र एक स्पष्ट सी मांग रखते हैं कि अब हमें इस एचएयू का जो तानाशाह वीसी है जिसने बच्चों के सिर बुड़वा दिए वीसी अब हमें इस यूनिवर्सिटी में नहीं चाहिए। तमाम किसान संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन, सामाजिक संगठन सब उन बच्चों के समर्थन में साथ देने एचएयू के 4 नंबर गेट पे धरना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ही उस धरने को कोशिश की जाती है जातीय रंग देने की, और उस जातीय रंग देने में उन छात्रों के साथ कुछ सरकार के लोग और वीसी के लोग भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। लेकिन छात्रों ने उस धोखे को भांप लिया और उस जातीय रंग उस धरने को चढ़ने नहीं दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, कैरियर खराब कर दिया जाएगा। इससे बड़ा तो ये देखो ना, पुलिस छात्रों के घर भेजी जाती है, उनको उनके पेरेंट्स तक को धमकियां दी जाती है, घरों में फोन कर। हाँ, और उसकी ऑडियो क्लिप भी हमारे पास है, हम आपको सुनाएंगे भी। मतलब इस तरीके का दमनकारी नीतियां सरकार के प्रशासन की रही वीसी के इशारे पे। इसका मतलब है कि वीसी सरकार से ऊपर है। मतलब सरकार तो कुछ है ही नहीं वीसी के आगे, वो इतने बड़े बड़े प्रोपेगेंडे रचे जा रहा है। या वीसी सरकार से ऊपर है या वीसी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये जितने भी गलत काम कर रहा है, इसका गलत काम तो वीसी सरकार से ऊपर होके सरकार के साथ मिलकर ही काम कर रहा है। तो फिर मतलब आगे क्या हुआ? मतलब यहाँ तक तो ये है कि देखो कोई भी आंदोलन चलता, हम लगातार आंदोलन देख रहे हैं। शुरुआत में उसमें जातीय पुट डाला जाता है जात के नाम पे, बिल्कुल। फिर दूसरे केस लगाने के नाम पे डराया जाता है या दूसरे केस दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद वाला स्टेप क्या? उसके बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री जी को भेजा जाता है और वो मंत्री जी बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में बच्चों को ये ऑफर दिया जाता है सरकार की तरफ से कि हम वीसी साहब को 6 महीने की छुट्टी पे भेज देंगे और जो अन्य आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सारी मांगे हम मान लेंगे। लेकिन जब छात्र वापस आके धरने पे तमाम किसानों से, सामाजिक संगठनों से, छात्रों से सलाह करते हैं तो बात एक ही बात पे आके अट जाती है कि अब हमें वीसी 6 महीने की छुट्टी पे नहीं बल्कि वीसी की यहाँ से परमानेंट छुट्टी चाहिए। जबकि मैं ये मानता हूं अगर उस समय वीसी साहब को अगर 6 महीने की छुट्टी पे भेज दिया जाता तो शायद कोई भी नया वीसी आता तो इस वीसी के पुराने जो वीसी था कंबोज, जो अभी वीसी बना हुआ है यूनिवर्सिटी में, उसके सारे काले कारनामे उजागर हो जाते, उसके चमचों की पोल खुल जाती और वीसी साहब आज जेल में होते। लेकिन मैं यही आना चाहता हूँ कि सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसमें मंत्री, विधायक थे। वो छात्रों से बात करने आए, छात्रों से बातचीत हुई और कहीं ना कहीं हुआ कि 6 महीने की छुट्टी भेज देंगे, आपकी मांगे मान ली जाएगी। इस फैसले को न मानने में, ये फैसला न माना जाए, वो कौन लोग थे? शुरू में बताऊं 6 महीने छुट्टी, वो तो तमाम सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि अभी हमें, उसमें छात्र भी थे, संगठन भी थे, सब थे। उस टाइम तो सिर्फ यही फैसला था क्योंकि बच्चों भी सब इसी बात पे अड़े हुए थे कि अब वीसी 6 महीने की छुट्टी पे नहीं, वीसी में यहाँ से परमानेंट चाहिए। क्योंकि बच्चों के अंदर डर था कहीं 6 महीने के बाद फिर से यहाँ वापस आ जाए, फिर वही तानाशाही। क्योंकि अब तो बच्चे ओपन में आ चुके थे वीसी के सामने, कुछ प्रोफेसर जो वीसी के लिए काम कर रहे हैं और अन्य कर्मचारी जो वीसी के लिए काम कर रहे हैं, कल को बच्चों को टारगेट करेंगे। तो बच्चों के अंदर एक डर था
और वो जायज भी था ऑर्डर, जायज भी था। ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। 24 जून को छात्र महापंचायत का ऐलान किया जाता है। छात्रों ने, सामाजिक संगठनों सबने मिलकर 24 जून को एक ऐलान किया कि 24 जून को एक छात्र महापंचायत का यहाँ आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ और वीसी के खिलाफ लिया जाएगा। 23 जून को फिर सरकार की तरफ से मीटिंग होती है बच्चों के साथ, और इन बच्चों पे दबाव बनाया जाता है कि आप फैसला कर लीजिए, आपका करियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, मैं भी उस आंदोलन को कवर कर रहा था रोहित, और उस आंदोलन को कवर करते हुए ये देख रहे थे कि जो 24 को जो पंचायत होनी थी, और वो पंचायत निर्णायक होनी थी, और उस पंचायत में राजस्थान से सांसद कांवड़ अमराराम भी आए, राहुल कस्वा भी आए, और लग रहा था कि राहुल गांधी जी भी आ सकते हैं, और भारत में आज लोकसभा में विपक्ष के नेता है, तो वो आ सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो रहा, मैं चन्नत वाला भी देख रहा हूँ कि चन्नत में भी लग रहा था कि 5 बुजुर्ग भूख हड़ताल में बैठे हैं और राहुल गांधी आ सकते हैं, तब भी ऐसा दबाव पड़ता है आंदोलनों पे, और सरकार पे, आंदोलन का सरकार पे जब दबाव पड़ता है और लगता है कि राहुल गांधी आ सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी गड़बड़ करती है अपने नुमाइंदे को भेज के। वो 23 तारीख को कौन थे, क्योंकि यहाँ भी संघ का सोमेश जो सरपंच है वो संघ का व्यक्ति है जो कह रहा अपने आप को, यहाँ भी एचयू वाले मामले में हरिओम जो आया वो संघ का व्यक्ति था। इन लोगों को लाने वाले लोग, मैं पहले पूरी बात कराऊं ना। 23 को तो छात्रों की मीटिंग फेल होगी सरकार के साथ, क्योंकि उनको पता था 24 को छात्र महापंचायत में बहुत लोग यहाँ जुड़ेंगे। 23 तारीख को जब छात्रों ने बाप लिया कि आपके साथ धोखा होने वाला है, और उन छात्रों ने समझौता करने से मना कर दिया, उसके अंदर कुछ सरकार के आदमी थे, कुछ यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे, और भी अन्य लोग काम कर रहे थे जो सरकार के इशारे पे इस धरने के अंदर आए हुए थे। 23 जून को फिर एक फैसला होता है कमेटी में से, जो छात्रों की कमेटी से, उस कमेटी में से कुछ बच्चों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन बच्चों ने धोखे को बाप लिया था। मैं यही जानना चाहता हूँ कि निकालना तो उन लोगों को चाहिए था, हाँ, जो सरकार के इशारे पे सरकार की या कुलपति के इशारे पे काम कर रहे थे, लेकिन निकाल उनको दिया जो छात्र हित में असल में लड़ाई लड़ रहे थे। ये क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूँ ये क्यों होता है? वो इतने पावरफुल कैसे होते हैं जो आंदोलन में घुसाए गए हैं सरकार की तरफ से, वो इसे पावरफुल क्यों होते हैं? उनका चेहरा ऐसा क्या होता है कि उनको नहीं निकाला जाता? क्योंकि वो हमारे बीच मीठे बनकर आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करना। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जब आंदोलन पीक पे होता है, सरकार तो दबाव में होती है, कहीं ना कहीं जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी होता है कि अब समाधान हो जाए किसी तरह, क्योंकि हम आंदोलन किस लिए कर रहे थे? हमारे समाधान के लिए। हमारे अंदर भी ये था कि समाधान हो जाए, तो समाधान के लिए कहीं ना कहीं बार आदमी शुरू में जरूर भरोसा करता है। एचयू में भी धोखा हुआ भरोसा करके, चन्नत धरने में भी धोखा करके भरोसा हुआ। 24 जून को जब छात्र महापंचायत होगी, उसके बाद 24 जून की रात को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही हरिओम कौशिक नाम का एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा जो भी होगा। हरिओम कौशिक जो मंगाली से था, वो आता है, उसके साथ कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं और यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी भी हैं, उसका वीडियो प्रूफ भी मेरे पास है। तो उस वीडियो प्रूफ में हरिओम कौशिक कह रहा है कि कल फिर सरकार की मध्यस्थता के, मतलब मैं मध्यस्थता करूंगा और सरकार के साथ फिर आपकी वार्ता करवाऊंगा। और उसमें एक कर्मचारी ये बोलता है, कोई बात नहीं, अगर बच्चे मानते हैं तो ठीक है, वरना जो बच्चे नहीं मानेंगे उनको कमेटी से बाहर करो, उनको बाहर करो। 23 तारीख को एक बच्चे को बाहर कर चुके थे। अब 24 की शाम को फिर कहते हैं जो बच्चा फैसला नहीं मानेगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये किसने कहा? समझौते का दबाव। रोहित, ये किसने कहा? ये मैं बाद में वीडियो प्रूफ आपको दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ उनको, मतलब यूनिवर्सिटी का कोई, हाँ, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हरिओम कौशिक, कुछ बाहर के स्वयं किसान नेता जो अकेले आते हैं धरने पे और बड़ी बड़ी बातें मार के चले जाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र भी उनके साथ थे जिन्होंने धरने को बेचने का काम किया। कोशिश बहुत शुरू से जारी थी, धरने को कैसे फेल किया जाए। उसके बाद 25 जून को सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बच्चों की वार्ता होती है। वहां बच्चों को ये बोला जाता है कि वीसी साहब को 6 महीने की छुट्टी पे भेज रहे हैं, और जो अन्य आपकी मांगे हैं वो सारी मान ली जाएंगी। ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे ये माइंडसेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, पर 6 महीने की छुट्टी पे तो जाए वीसी, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। क्या पता सरकार भी सच में ये चाहती हो भाई, एक बार को 6 महीने की छुट्टी पे भेजने के बाद दोबारा वापस हम ना लेके आए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे वापस धरने पे आते हैं, खुशी का माहौल होता है हर जगह। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी, उसके बाद लड्डू बांट दिए गए थे, और ये होता है कि हाँ, अब हमारी मांगे मान ली गई, हम जीत गए हैं।
और फिर दबाव बनाया जाता है कि आप धरने को उठाइए। जैसे आप धरना उठाएंगे एक एक करके सारे ऑर्डर जो सरकारी तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर किसान संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन और एचयू के छात्र धोखे को बाप लेते हैं कि नहीं, हमें पहले ऑर्डर चाहिए उसके बाद धरना उठेगा। लेकिन सरकार क्या कहती है, आप एक एक करके ऑर्डर आते रहेंगे, आप धरने को उठाते रहेंगे। और कुछ जो सरकार की सह पे वहां काम कर रहे थे वो लोग भी बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं कि धरने को उठा लीजिए, एक एक करके ऑर्डर आते रहेंगे। लेकिन उस टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही ऑर्डर सरकार की तरफ से जारी किया जाता है और ऑर्डर किए ही नहीं जाते। मतलब जो मुख्य ऑर्डर था कि वीसी को छुट्टी भेजा जाए, वो अगर शुरुआत में आ जाता तो शायद धरना भी वो आया ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी मांग वही थी। छात्र जब मानते कि हाँ अब हम सच में जीत गए, तानाशाह वीसी यहाँ से चला गया, ऑर्डर आया ही नहीं। उसके बाद फिर प्रेशर बनाया जा रहा था बच्चों पे, उठाओ उठाओ, लेकिन बच्चों ने फिर धोखे को बाप लिया। मतलब ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आज कि जैसे एचयू में हुआ कि एचयू में भी ये हुआ कि संघ का कोई व्यक्ति आया, किसान आंदोलन का कोई नेता स्वयं उसको लेके आया, कुछ अंदर के डॉक्टर शामिल थे और उन्होंने बच्चों के साथ कहा कि हम वार्ता करवाते हैं। वार्ता हुई, वार्ता सफल हुई, लगा कि सफल हो गई, यहाँ खुशी मनाई गई। ऐसे ही चन्नत में भी हुआ कि वही किसान स्वयं नेता उनको लेके आते हैं, संघ के व्यक्ति को टी लग जाती है और अगले दिन टी उखाड़ दी जाती है। सेम वही चीजें दोनों जगह हो रही, सेम बिल्कुल। मैं एचयू के धरने पे गया था, जिस दिन टी लगी उससे अगले दिन मैं चन्नत के धरने पे गया और मेरा वीडियो एक वायरल हो रखा है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। उसमें मैं कुदरती बोलता हूं वहां पे कि भाई जब तक हमारे घरों में पानी ना आ जाए तब तक आप इस धरने को उठाना मत, क्योंकि सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और वो रात को वही सेम कहानी हुई, वहां से सरकार ने टी उखड़वा दी। सरकार ने टी लगवाई कि बिचौलिया भेजा, सोमेश शर्मा नाम का व्यक्ति जो आरएसएस का व्यक्ति है, उसके फोटो कभी अमित शाह के साथ है, कभी मतलब सब बड़े बड़े बीजेपी नेता उसके फोटो वायरल हो रहे हैं। और मैं तो ये एक चन्नत गांव वालों को एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चन्नत गांव वाले लोगों ने उसको बाप के उस धरने से बैन कर दिया। लेकिन रोहित उनको तो बैन नहीं किया जो सोमेश के साथ साठ गांठ करके उसको लेके आए थे, या एचयू में भी वही लोग हैं जो साठ गांठ करके हरिओम को लेके आए हैं। वार्ता सफल दिखाई जाती है, लेकिन जब लागू करने ऑर्डर तब कुछ नहीं होता। इस टी वाले मामले में भी सेम एचयू का पार्ट 2, अगर इसको मैं एचयू पार्ट 2 कहूं ना तो बिल्कुल सेम, सारी चीजें सेम कहानी वही है। रोहित अगर कुछ लिखित में होता टी लगने का, कोई डीसी का आदेश होता, कुछ लिखित में होता, उनका बयान होता, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता कि ये वैलिड है। अब डीसी मना कर रहा, चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया गांव वालों। मैं बताता हूं आपको, वही तो हुआ ना। उन्होंने धरना क्यों नहीं उठाया टी लगने के बाद? क्योंकि उनकी मांग थी गांव वालों के साथ में कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, लिखित में जब मुख्यमंत्री जी हमें आश्वासन दे देंगे तब हम धरने को उठाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले टी को ही उखाड़ दिया। तो ऐसा ही सेम एचयू में क्या हुआ, 25 जून को बच्चों में फिर प्रेशर बनाया गया, आप उठा लीजिए। उसके बाद क्या होता है, 25 तारीख के बाद बताता हूँ एचयू धरने में क्या होता है। उसके बाद बच्चों के हॉस्टल बंद कर दिए जाते हैं, मैस बंद कर दी जाती है कि आपको खाना नहीं मिलेगा, हॉस्टल बंद हो गया, आप घर चले जाओ। लेकिन बच्चे एचयू के 4 नंबर गेट पे खुद खाना बनाते हैं, खुद खाना खाते हैं। तो फिर वो खाना बनने लग गया। मैं इसमें यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, क्या वो नेता, जानना चाहता हूँ मैं, क्या वो नेता जो हरिओम को लेके आए थे और जो वार्ता में थे, वो उसके बाद कहाँ खड़े थे उस टाइम भी? वो छात्रों के बीच ही, मैं बताता हूँ, छात्रों के बीच में सक्रिय रूप से वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन छात्रों के लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में छात्र संघ चुनाव नहीं होते, तो बच्चों को उनको पहचान नहीं पाते। लेकिन वो सरकार के लिए काम करते होते हैं और आंदोलन में आगे बड़े भाषण देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में उस घर से अकेले आते हैं, उनके साथ दूसरा आदमी भी नहीं होता। अब मैं बताता हूँ उसके बाद फिर क्या होता है। तमाम संगठन छात्र ने मिलकर कॉल देते हैं 2 जुलाई को यूनिवर्सिटी के सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे। फिर एक बार आंदोलन पीक पे आता है। 1 जून को फिर कुछ लोग सक्रिय होते हैं, उसमें एक सरकार का विधायक भी शामिल होता है। फिर छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, आपका करियर खत्म हो जाएगा, रात को आपको जेल में डाल देंगे, यहाँ पे लाठी चार्ज करेंगे, आपको कोई हक नहीं है कि आप चारों गेट बंद करो। और अलग अलग तमाम संगठनों ने जिम्मेदारी ली कि 1 नंबर गेट पे इसकी ड्यूटी रहेगी, 2 पे इसकी, 3 पे इसकी, 4 पे छात्र बैठे ही है। 1 तारीख को फिर प्रेशर बनाया जाता है कि वार्ता की जाए। सरकार का विधायक उसमें आता है और छात्रों को बोलता है कि आपकी सारी मांगे मान ली गई। और कुछ समूह किसान नेता उस दिन वहां रात को डीसी ऑफिस में 1 तारीख को भी थे। फिर सरकार के विधायक छात्र इस बात पे अड़ जाते हैं कि आपको जो ये हमारी मांगे मानी, आपको 4 नंबर गेट के धरने पे जाके बोलनी पड़ेंगी।
फिर एक सरकार का विधायक आता है, वो 4 नंबर गेट पे सभी ऑर्डर्स को अच्छे से नहीं पढ़ता, एक दो बात पढ़ के कहता हाँ अब आपकी सारी मांग मान लिए, मीठा मुंह कर लो। लेकिन कुछ छात्र उस फैसले के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि सुबह तक फिर हमें सोचने का टाइम दिया जाए। लेकिन सरकार का, प्रशासन का, विधायक का और जो बिचौलिए थे, मध्यस्थता कर रहे थे, उनका इतना दबाव था कि वो धरना रात को वहां से समाप्त करवा दिया। रात को 2 बजे टेंट उखाड़ के सब फारिग। और बच्चे इस जश्न में थे कि हमारी जीत होगी, सुबह सारे ऑर्डर आ जाएंगे। और कुछ बच्चे नाराज भी थे। और जब सुबह हुई अगले दिन 2 जुलाई को, तो तमाम किसान संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन, उनको कहीं ना कहीं ये हुआ कि रात को गलत हो गया। ठीक है, और हुआ भी गलती। उस ऑर्डर में एक बात और भी थी, सरकार ने एक वादा किया था कि एक जांच कमेटी बनाएंगे। उस जांच कमेटी में छात्रों ने ये बोला हमारी तरफ से जो छात्रों का पक्ष रखेंगे उसके अंदर 2 रिटायर वैज्ञानिक होंगे, एक डॉक्टर भीम सिंह दहिया और एक डॉक्टर समुंदर सिंह, क्योंकि दोनों बड़े ईमानदार छवि के लोग। तो छात्रों ने अपनी तरफ से वो 2 नाम दिए। होता क्या है, जब कमेटी बनती है उस कमेटी में वीसी के और सरकार के आदमी ले लिए जाते हैं। वीसी ही बनाता है, उसमें तो हमने वीडियो बनाया कि वीसी है कमेटी बनाता है, जिसके खिलाफ जांच होनी थी। सरकार ने कमेटी बनानी थी, लेकिन वीसी ही एक कमेटी बना देता है रिटायर्ड बार के प्रोफेसर की, जो मतलब इलीगल थी। उसके बाद क्या होता है, वो छात्र विधायक जी से जो धरना खत्म करवाया गया था, एसपी साहब से, डीसी साहब से मिलते हैं कि कम से कम हमारे उन 2 वैज्ञानिकों तो उस कमेटी में लीजिए जो उस दिन जिसपे सहमति बनी थी। लेकिन सरकार की तरफ से, एसपी की तरफ से, डीसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, बच्चों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब तक तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर एक सांकेतिक धरना दिया जाता है 12 अगस्त को 4 से 6 बजे तक, एचयू के छात्रों के हिसाब से 4 नंबर गेट। उस दिन भी तमाम छात्र संगठन वहां पहुंचते हैं। भाई आपने जो हमें कहा था आप उसको लागू करिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक कॉल दी जाती है 20 अगस्त की कि 20 अगस्त को हम फिर से धरना शुरू करेंगे। हो सकता है उस धरने वाले दिन वहां पे छात्रों की संख्या बहुत कम थी। उसका एक रीजन था क्योंकि उस टाइम वीसी के आदमी जो हैं, जो चमचे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक्टिव होके उन बच्चों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि आपका करियर खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे तो देखो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, बच्चे दबाव में आ भी जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो बच्चे धरने में बैठते हैं तो जिन लोगों ने मध्यस्थता करके इन बच्चों का समझौता करवाया था, ना वो इस धरने पे आते हैं, मतलब साथ देने की बजाय ना वो इस धरने पे आते हैं। बल्कि जब बच्चों को जेल में डाला गया, रात को 2 बजे पुलिस उठा लेगी बच्चों को, सबको यहाँ से घसीट कर, उनके मुंह से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई उन बच्चों के लिए। लेकिन कुछ लोग तो गिरफ्तार भी थे, मैंने देखा था, जैसे सुरेंद्र मान, अनिल मान, शमशेर नंबरदार वो गिरफ्तार भी। लेकिन कुछ लोग जो दलाली करने वाले जो वो तो वहां आते भी नहीं, प्रतिक्रिया भी नहीं देने आते। प्रतिक्रिया नहीं था कि हाँ बच्चों के साथ गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद सरकार की जांच कमेटी की आती है। जांच कमेटी के का जो मेन होता है वो व्यक्ति। लेकिन उससे पहले मैं एक देख रहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एचयू के छात्रों के आंदोलन के खिलाफ ही एक छात्रों ने। वो लोग कौन थे? हो सकता है वो लोग मध्यस्थता कर रहे हो सरकार की तरफ से, सरकार के इशारे पे काम कर रहे हो, क्योंकि दोबारा तो वो लोग आंदोलन में आए ही नहीं। छात्रों के खिलाफ जाने का क्या, छात्र न्याय तो मांग रहे थे। मेरे अंदर पीड़ा ये है कि उस भाई का सिर फोड़ दिया, जिसका सिर फूटता है उसको पता चलता है, वो भी किसी माँ का बेटा है। वो भी आज, मैं भी कह रहा हूं, आज तक भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, ना रोहित लाल का कुछ बिगड़ा, ना किसी अन्य संगठन का कुछ बिगड़ा है तो दीपांशु काद्यान का बिगड़ा है, क्योंकि सिर में चोट उसके लगी थी। 14 टाके मजाक नहीं है। और उसके बाद अब आप देखिए, उसके बाद क्या होता है, आज भी प्रोफेसर, टीचर जो वीसी के चमचे हैं, वो उन छात्रों का आज भी शोषण कर रहे हैं 1 साल बीत जाने के बाद भी। लेकिन सरकार की भी एक कमेटी बनी थी जिसमें हमारे उस टाइम के कमिश्नर अशोक गर्ग जी थे, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं। उन्होंने भी एक रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में जो मुख्य जो छात्रों की मांग थी और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो गड़बड़ चल रही थी उसको सबको उसने रेखांकित किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, चाहे उसमें वीसी की पत्नी ने जो भ्रष्टाचार, बात पे भी आऊंगा मैं। हाँ जी मैं बताता हूँ। उन्होंने, कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट सौंपी नवंबर 2025 में सरकार को। उस रिपोर्ट के अंदर वीसी साहब पूरी तरह दोषी थे। उस रिपोर्ट के अंदर यह था कि वीसी साहब ने अपनी पत्नी को
कैंपस स्कूल का डायरेक्टर गलत तरीके से नियुक्त किया नियुक्त किया है, है। 50 लाख रुपए का अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाया है। उस कमेटी पे आज तक भी कुछ नहीं हुआ, उस कमेटी की रिपोर्ट पे आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। मैंने जब आरटीआई लगाई सरकार से, मैंने पूछा कि इस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, तो सरकार की तरफ से मुझे आरटीआई में जवाब मिला कि अभी वो चीजें प्रोसेसिंग में है, मतलब प्रोसेसिंग में वो नहीं और है। अब बड़े कमाल की बात सुनिए, जब हरियाणा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑडिट जो विभाग है उसने जब इसका ऑडिट किया, तो उसमें भी उस ऑडिट की रिपोर्ट में सरकार ने भी ये लिखा कि वीसी साहब ने अपनी पत्नी को गलत तरीके से लगाया, बिना एडवर्टाइजमेंट किए डायरेक्टर के पद पे लगा दिया। सरकार की, ये तो कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में थी, सरकार ने जब ऑडिट करवाया उसमें भी सेम यही कहानी आई कि गलत तरीके से लगाया और बिना एडवर्टाइजमेंट के करवाया है। लेकिन मैं आखिरी में ये जानना चाहता हूँ, आज की मतलब हमारी जो बातचीत है कि लगातार हरियाणा में आंदोलन होते हैं और जो आंदोलनकारी लोग होते हैं वो बड़े भोले लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, चाहे वो एचयू के छात्र है, चाहे चन्नत के लोग हैं जो पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो अच्छा कपड़ा टांग के, प्रेस मार के, मतलब अंगोछा टांग के जो आते हैं, एक्टर बन के जो आते हैं धरने में, बड़ी बड़ी बात करते हैं और बाद में वो संघ के लोगों के साथ आते हैं, मध्यस्थता की भूमिका वो निभाते हैं, ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि वो ये तो हमारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। एचयू में भी सेम था, पढ़ने वाले छात्र थे, उन्होंने कभी ये चीजें देखी नहीं थी, क्योंकि यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होते। बच्चों को ये था कि ये हमारा भला चाहेगा, ये यहाँ पे बड़े बड़े भाषण दे रहा है, मैं वैसे करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो बच्चे उसमें बहक जाते हैं। सेम चन्नत में हुआ, भाई टी हाथों टी आ रही है, तो लोगों की लड़ाई भी टी की थी। अब जैसे गांव वालों ने सोमेश को तो भगा दिया, क्योंकि सोमेश ने गड़बड़ की है, यहाँ हरिओम भी बात में नहीं दिखा। लेकिन जो लोग सोमेश को या हरिओम को लाने वाले लोग थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ में दिख रहे हैं, हर आंदोलन में दिखते हैं, उन लोगों को तो नहीं भगाते, फिर भी वो वहीं रहते हैं और बाद में फिर कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें ओपन में आ जाएंगी, फिर लोग, अभी मैं कह रहा हूं ना, हमारे लोग जो लड़ते हैं वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। अब वहां चन्नत धरने पे जाके देखना, 40 डिग्री के टेम्परेचर में कितनी हमारी ताई चाची लोग, 81 साल का हमारा दादा आमरण में बैठा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ आप भी गए हो, आपके साथ मनोज सिवाच भी गया, मनोज सिवाच भी पूरे आंदोलन में देख रहा था। मनोज सिवाच का मैंने वो ना 8 मिनट का इंटरव्यू वहाँ की बातचीत रखी है, उसने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की है। उसने कुछ मुद्दे उठाए हैं कि एचयू में ऐसे हुआ था और यहाँ भी ऐसा हो रहा, वहाँ भी कुछ लोग थे और वही लोग यहाँ भी है। लेकिन उसके बाद उस पे विश्वास करने की बजाय कुछ यूट्यूबर, मतलब सोशल मीडिया के जो पत्रकार है, वो उसकी अलग अलग क्लिप काट के उसको ना नेगेटिव चला रहे हैं, क्योंकि वो मनोज सिवाच ठीक कह रहा है, लेकिन मनोज सिवाच के खिलाफ चला रहे क्लिप काट। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहूंगा? ऐसे लोगों में ये कहना चाहूंगा, इन लोगों से हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग फिर मैं बता रहा हूँ ना, जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं उनके लिए ही वो लोग काम कर रहे हैं। जो इस आंदोलन को बेचने का काम करते हैं, आंदोलन को फैल करने का काम करते हैं, वो सरकार के आदमी होते हैं। उन्हीं लोगों के ये लोग आगे, जो उनकी सच में आवाज उठाकर आता है उसको बदनाम करने के लिए छोटी छोटी क्लिप पे फिर डालने का काम करते हैं। मनोज ने वहां पे 8 मिनट का इंटरव्यू दिया था, सॉरी 8 मिनट का अपना भाषण दिया था, और उन्होंने सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने उसकी सिर्फ क्लिप को काट के चलाया ताकि इसको बदनाम किया जाए, जबकि मनोज ने जो लड़ाई लड़ी एचयू के आंदोलन पे भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और चन्नत के आंदोलन में उसने बहुत पॉजिटिव बातें करी। उससे कुछ लोगों को चिढ़ हुई, तो चिढ़ उन लोगों को ही क्यों हुई? हर एक को तो चिढ़ नहीं हुई, कुछ लोगों को ही चिढ़ क्यों हुई? मतलब आप दोषी, और वो कुछ लोग हैं वही सोशल मीडिया से उसको गलत चलवा रहे हैं, आम आदमी कोई वो नहीं। तो रोहित दलाल हमारे साथ थे, NSUI के नेता है, आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं और छात्र नेता है, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा जानकारियाँ होती है, पढ़ते हैं। ऐसी मनोज सिवाच है, वो भी छात्र नेता है, उसने भी वहाँ बातचीत रखी थी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की थी। उस पर लोगों ने ध्यान देना चाहिए था कि कोई भी जब आंदोलन होता है, हर आंदोलन में देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में आते हैं और अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और भाषण ऐसा देंगे जैसे वो भगत सिंह के बाद कोई क्रांतिकारी हुआ तो वही हुए हैं, बड़ी बड़ी बात करेंगे। लेकिन उनका चरित्र कहीं ना कहीं निकल के आता है कि वो सरकार के टच में रहते हैं, और सरकार जब आंदोलन के दबाव में आती है तो वो सरकार के इशारे पे गड़बड़ करते हैं। एचयू का आंदोलन हमने करीब से देखा है, कवर किया है, और अब चन्नत वाला आंदोलन में हम देख रहे हैं और अलग अलग आंदोलन देखते हैं। तो आंदोलनकारी जो लोग हैं, अगर उन्होंने अपनी जायज़ मांगों को आखिरी पायदान तक लेके जाना है, मतलब सीढ़ी के आखिरी सिरे तक लेके जाना है, तो उन्होंने ऐसे लोगों
को भी चिन्हित करना पड़ेगा जो आपके बीच में रहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है, वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं। कभी उन पे मुकदमे दर्ज नहीं होते, मुकदमे दर्ज और लोगों पे होते हैं जो सच की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, सच में लड़ते आप हैं। देखो हर्षदीप सिंह गिल है, हाँ, वकील है, अब एचयू के आंदोलन से मुकदमा दर्ज हुआ एचयू के छात्रों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज छात्रों पे हैं, मुकदमा 4 दर्ज हुआ। FIR दर्ज हैं, लेकिन उन पे तो नहीं हुआ। उन पे तो नहीं हुआ। हाँ, तो ये आज का इंटरव्यू हमारा, आज बल्कि की उनके तो बातचीत। वीसी के चमचों के साथ फोटो तक आते हैं, सोशल मीडिया पे सब देखते हैं। कभी वीसी के साथ फोटो आता है, कभी वीसी के चमचों के साथ फोटो आता है, कभी जिन्होंने छात्रों का मतलब सिर जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्हीं के साथ उनके फोटो आते हैं और उसके बिल्कुल। लेकिन दर्द पीड़ा तो होनी चाहिए ना कि भाई एक हमारा छात्र जो जज्जर से हिसार पढ़ने आया हुआ है, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की मांग करा था, उसका सिर फूटा था। आज भी वो पीड़ा उनके अंदर होनी चाहिए कि हाँ वो भी किसी माँ का बेटा है और उस बच्चे को हमारी लड़ाई थी उस बच्चे को न्याय दिलवाने की। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ जहाँ तमाम छात्र संगठन, किसान संगठन, देश के बड़े बड़े नेता विभिन्न कोने से, जबकि यहाँ राहुल गांधी जी का दौरा भी प्रस्तावित था, उसके बाद भी एक आंदोलन फैल हो जाता है और सरकार के दबाव में, वीसी के दबाव में वो कमेटी वीसी के उन चमचों को साफ सुथरा घोषित कर देती है, साफ सुथरा घोषित कर सकती है। तो सभी लोग जो आंदोलनों में आते हैं उनको जरूर ऐसे चेहरों को पहचानना चाहिए, और आप उन चेहरों को पहचान गए तो आपके आंदोलन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी मांगों को ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि आपका आंदोलन मजबूत होगा। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नए किसी विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर। आप सर धन्यवाद।